Hello everyone, I am Priyanka Gaur. Welcome back to my channel Learning with Pace. क्लास 6 की हिस्ट्री का यह है फर्स्ट चैप्टर. द चैप्टर नेम इज अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी एंड इस चैप्टर में अभी हम बात करेंगे केरला एंड लद्दाख के बारे में. इससे पहले हम ऑलरेडी 2 पार्ट्स कर चुके हैं इस चैप्टर के. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाकर देखो, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. चलिए अब शुरू करते हैं हमारा टॉपिक. हम यहाँ पर ये जानेंगे कि एक एरिया की डाइवर्सिटी पर हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल फैक्टर का क्या इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है. हिस्टोरिकल फैक्टर्स का मतलब है हर एक एरिया, हर एक प्लेस का अपना एक अलग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है. ठीक है. इसके अलावा ज्योग्राफिकल फैक्टर का मतलब है क्लाइमेटिक कंडीशन. तो हम ये जानेंगे कि एरिया की डाइवर्सिटी पर इन दोनों फैक्टर्स का क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है. एंड हम यहाँ पर 2 डिफरेंट पार्ट जो है हमारी कंट्री के 2 डिफरेंट प्लेसेस केरला एंड लद्दाख, इन दोनों का डिफरेंस जानेंगे. केरला एक कोस्टल एरिया है, लद्दाख एक माउंटेनियस एरिया है. अब आप एक काम करो, इंडिया का मैप उठाओ एंड एटलस पे केरला एंड लद्दाख दोनों को लोकेट करो और लोकेट करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ. अब हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, हम यहाँ पर ये देखेंगे कि ये जो दोनों अलग ज्योग्राफिकल लोकेशन पर जो प्लेसेस सिचुएटेड हैं, यहाँ पर लोग किस तरीके का खाना खाते हैं, किस तरीके के कपड़े पहनते हैं एंड क्या वर्क ये फॉलो करते हैं, अपने लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए क्या काम करते हैं. ठीक है. सबसे पहले यहाँ पर हम लद्दाख के बारे में बात करेंगे. लद्दाख एक रेगिस्तानी इलाका है माउंटेन्स में. ये जम्मू एंड कश्मीर के ईस्ट में है. यहाँ पर वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज पॉसिबल हियर. दैट मीन्स कि यहाँ पर बहुत ही कम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज पॉसिबल है, मतलब बहुत ही कम खेती बाड़ी यहाँ पर हो सकती है. इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ पर बारिश नहीं होती एंड लद्दाख का लार्ज पार्ट हर साल स्नो से कवर रहता है, बर्फ से ढका हुआ रहता है. यहाँ पर आपको बहुत ही स्कैंटी ट्रीज देखने को मिलेंगे, बहुत ही कम पेड़ पौधे यहाँ देखने को मिलेंगे. अब ये जो आगे वाला पार्ट है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि पानी पीने के लिए लद्दाख के लोगों को किस चीज पर डिपेंड रहना पड़ता है. तो जब यहाँ पर समर मंथ्स आते हैं तो इस टाइम पर जो स्नो है वो मेल्ट हो जाती है. तो ये जो मेल्टेड स्नो है इससे ये पानी को कलेक्ट करते हैं एंड उस पानी को ये पीते हैं. तो लद्दाख के लोगों को पीने का पानी कलेक्ट करने के लिए समर मंथ्स पर डिपेंड रहना पड़ता है. समर मंथ्स में बर्फ पिघलती है एंड ये पानी को कलेक्ट करते हैं. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अलावा ये जो पूरा लद्दाख एंड केरला के बारे में यहाँ पर बताया गया है ना, यहाँ से एक एक लाइन आपने अच्छे से पढ़नी है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है. अब इसके अलावा अगर हम ये देखें कि यहाँ के लोग अपने लाइवलीहुड के लिए क्या करते हैं, तो लद्दाख के लोग जो हैं वो शीप एंड गोट्स वगैरह को पालते हैं. इन एरियाज में जो गोट होती हैं बहुत ही स्पेशल होती हैं क्योंकि इनसे पाशमीना वूल प्रोड्यूस होता है. अब ये वूल जो है ना, पाशमीना वूल, ये बहुत ही प्राइसी होता है, बहुत कॉस्टली होता है. एंड इस वूल से जो पाशमीना शॉल बनाई जाती है वो भी बहुत कॉस्टली होती है. इसके अलावा जो लद्दाख के लोग हैं वो अपनी गोट से वूल को कलेक्ट करते हैं, फिर वूल को कलेक्ट करके कश्मीर के ट्रेडर को बेचते हैं एंड कश्मीर के लोग फिर पाशमीना शॉल को बनाते हैं. अब ये चेन आपको ध्यान रखनी है. कैसे? देखो, ध्यान रखना कि लद्दाख में पाशमीना शॉल नहीं बनाई जाती, बल्कि लद्दाख में क्या किया जाता है, वूल को कलेक्ट किया जाता है. फिर लद्दाख के लोग इस वूल को बेच देते हैं उन ट्रेडर्स को जो कश्मीर के हैं एंड फिर कश्मीर में इस वूल से पाशमीना शॉल बनाए जाते हैं. ठीक है. तो ये चेन आप ध्यान रखना अच्छे से. अगर हम यहाँ के लोगों के खान पान की बात करें तो ये क्या खाते पीते हैं उसके बारे में बात करते हैं. यहाँ के लोग मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स खाते हैं. मिल्क प्रोडक्ट्स में जैसे कि चीज, बटर हो गया. इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि लद्दाख में हर फैमिली के पास गोट है, काउज हैं एंड जोज हैं, जो कि एक याक काउ होती हैं. बीइंग अ डेजर्ट,
did not mean that Ladakh did not attract its share of traders. That means कि लद्दाख भले ही एक रेगिस्तानी इलाका है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर ट्रेडर्स अट्रैक्ट नहीं हुए थे. यहाँ पर बहुत सारे ट्रेडर्स जो है वो ट्रेडिंग करते थे, क्योंकि जो लद्दाख है ना, इट वॉज कंसिडर्ड अ गुड ट्रेड रूट. लद्दाख को एक बहुत अच्छा ट्रेड रूट माना जाता था, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे पासिस थे. पासिस मतलब रास्ते. सो लद्दाख से बहुत सारे पासिस थे एंड उन पासिस से, उन रास्तों से कैरावेंस में सामान भर के एक्सपोर्ट किया जाता था एंड सामान की ट्रेडिंग की जाती थी. एंड लद्दाख के रास्तों से जहाँ पर सामान भिजवाया जाता था, सामान का ट्रेडिंग होता था, उस प्लेस को आज हम कहते हैं तिब्बत. ठीक है. तो इन कैरावेंस में किन चीजों को कैरी किया जाता था? टेक्सटाइल्स को, स्पाइसेस को, रॉ सिल्क को एंड कारपेट्स को. तो यूं का यूं आपको याद रखना है. ठीक है, यूं का यूं आपको याद रखना है कि किन किन चीजों को कैरी किया जाता था इन कैरावेंस में. यहां पर लद्दाख का एक एरिया ऐसा दिखाया है जो कि ड्राई बैरन लैंडस्केप है. ड्राई मतलब सूखा, बैरन मतलब बिल्कुल बंजर, लैंडस्केप तो आपको पता ही है. सो ये एक लैंडस्केप की पिक्चर है. तो ये देखने में जितना खूबसूरत है, रहने में उतना ही टफ है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. बुद्धिज्म रीच्ड तिब्बत वाया लद्दाख. तो क्वेश्चन आ जाएगा कि तिब्बत में बुद्धिज्म कैसे पहुंचा. आपको आंसर में लिखना है वाया लद्दाख. एंड नेक्स्ट इससे भी इंपॉर्टेंट है. तो लद्दाख जो है इसे हम लिटिल तिब्बत कहते हैं. एग्जामिनर पूछ लेगा कि लिटिल तिब्बत किसे कहा जाता है. 4 प्लेसेस आपके सामने दे देगा, आपको टिक करना है लद्दाख पर. लद्दाख को हम लिटिल तिब्बत कहते हैं. लद्दाख में आज से कुछ 400 साल पहले इस्लाम धर्म का इंट्रोडक्शन हुआ था, लेकिन आज के टाइम पर अगर आप देखोगे ना, बहुत ही सिग्निफिकेंट मात्रा में आपको मुस्लिम पॉपुलेशन देखने को मिलेगी लद्दाख में. लद्दाख का अपना एक ओरल ट्रेडिशन है. दैट मीन्स कि ये सॉन्ग्स गाते हैं, पोएम्स गाते हैं, पोएम्स को रिसाइट करते हैं बेसिकली. इसके अलावा यहाँ से ये जो है ना लास्ट लाइन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लेना कि तिब्बत का ना एक नेशनल एपिक है. ठीक है, तिब्बत का एक नेशनल एपिक है केसर सागा. ध्यान रखना, ये तिब्बत का नेशनल एपिक है, ना कि लद्दाख का. तिब्बत का जो नेशनल एपिक है केसर सागा, ये लद्दाख में बहुत फेमस है, बहुत प्रचलित है. एंड इस केसर सागा पर मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट दोनों ही धर्म के लोग इस पर परफॉर्मेंस देते हैं एंड इसको मिलकर गाते भी हैं. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना. अब बात करते हैं केरला के बारे में. हमने लद्दाख के बारे में जान लिया, अब हम केरला के बारे में जानेंगे. लेकिन उससे पहले यहाँ पर देखो कि किस तरीके से पाशमीना शॉल को बनाया जाता है एंड कौन बनाते हैं. मैंने आपको बताया था लद्दाख के लोग बनाते हैं पाशमीना शॉल या फिर कश्मीर के लोग बनाते हैं. चलिए आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे. ठीक है. केरला इज अ स्टेट इन साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया. इंडिया के साउथ वेस्ट कॉर्नर में केरला सिचुएटेड है. इट इज सराउंडेड बाय द सी ऑन वन साइड एंड हिल्स ऑन द अदर. केरला इज सराउंडेड बाय द सी ऑन वन साइड. दैट मीन्स कि केरला के एक तरफ अगर आप देखोगे तो समुद्री इलाका है, दूसरी तरफ आप देखोगे तो पहाड़ी इलाका है. तो जो ये हिली एरिया है, यहाँ पर नंबर ऑफ स्पाइसेस ग्रो होती हैं. अब कौन कौन सी स्पाइसेस ग्रो होती हैं, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है, आपको स्पाइसेस के नाम याद रखने हैं. पेपर दैट मीन्स काली मिर्च, क्लोव्स दैट मीन्स लौंग. इसके अलावा कार्डेमम्स की बात करें तो इसे हम इलायची कहते हैं. तो पेपर, क्लोव्स, कार्डेमम, PCC, पेपर, क्लोव, कार्डेमम, ये जो है यहाँ पर इन हिल्स में ग्रो होती हैं. एंड इन्हीं स्पाइसेस की वजह से यहाँ पर बहुत सारे ट्रेडर्स आए थे. केरला में ना सबसे पहले जूइश एंड अरब ट्रेडर्स आए थे ट्रेडिंग करने के लिए. इसके अलावा सेंट थॉमस, ये कौन थे? ये थे अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट. एंड सेंट थॉमस भी केरला आए थे. कुछ लगभग आए थे ये 2000 साल पहले. एंड ध्यान करो 2000 साल पहले क्या, इस चीज को आपने जीसस क्राइस्ट से रिलेट करना, अब आपको याद रहेगा. तो ऐसा कहा जाता है
कि जो सेंट थॉमस थे, जिनको हम अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट के नाम से, इस टाइटल से भी जानते हैं, तो जो ये सेंट थॉमस थे, ये जब यहाँ 2000 साल पहले इंडिया आए, तो ऐसा कहा जाता है ये इंडिया में अपने साथ क्रिश्चियनिटी लेकर आए थे। ठीक है। इसके अलावा काफी सारे अरब ट्रेडर्स केरला आए एंड यहाँ पर सेटल डाउन हुए। इसके अलावा अब इब्न बतूता यहाँ पर आए थे। इब्न बतूता जब यहाँ आए तो उन्होंने क्या करा, यहाँ पर आकर अपना ट्रैवलोग लिखा। तो इब्न बतूता कुछ आए थे लगभग 700 साल पहले। तो इब्न बतूता ने केरला में जो ट्रैवलिंग की उसका एक ट्रैवलोग लिखा था। ट्रैवलोग में इन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया एंड जो इन्होंने केरला शहर में देखा उसके बारे में इन्होंने अपने ट्रैवलोग में लिखा। तो इब्न बतूता के इस ट्रैवलोग से हमें ये पता चलता है कि केरला में ना जो मुस्लिम कम्युनिटी थी, इनको ना हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी माना जाता था। ठीक है। मुस्लिम कम्युनिटी जो थी ये हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी थी केरला में। इसके अलावा पोर्टुगीज को भी रास्ता मिल गया था इंडिया आने का। कैसे? आप सभी को पता है, वास्को डी गामा जो कि खुद एक पोर्टुगीज थे, तो वास्को डी गामा जो है वो यहाँ इंडिया आए एंड इन्होंने जो सी रूट निकाला, उस सी रूट के थ्रू हर पोर्टुगीज को रास्ता मिला इंडिया आने का। ठीक है। तो सी रूट किसने डिस्कवर किया था? वास्को डी गामा ने किया था। सो वास्को डी गामा ने जब सी रूट डिस्कवर कर लिया तो बहुत सारे यूरोपियंस थे जो यहाँ पर आए थे। और आप सभी को पता है फिर जो आप 8th क्लास में जाकर पढ़ोगे कि भाई ब्रिटिशर्स आए यहाँ पर, फ्रेंच ट्रेडर यहाँ पर आए, पोर्टुगीज ट्रेडर्स यहाँ पर आए थे। सो कहने का मतलब है लोग यहाँ पर आए। हमारे इंडिया ना सोने की चिड़िया था, तो ये जो सोने की चिड़िया थी ना बेसिकली इसने सभी को अट्रैक्ट किया, लेकिन ऑल एंड ऑल सब लूट के ले गए, और तो क्या ही कहें, है ना। चलिए अब आगे बात करते हैं। बिकॉज ऑफ ऑल दीज वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस पीपल इन केरला प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन। तो अब आप देखो केरला में अलग अलग ट्रेडर आए, अलग अलग कंट्री से लोग आए, तो इसीलिए हमें केरला में ये देखने को मिलता है कि अलग अलग धर्म के लोग जो हैं यहाँ पर रहने लगे थे, जैसे कि जुदाइज्म, इसके अलावा इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, तो अलग अलग रिलीजन के लोग यहाँ पर रहने लगे थे। अब इस पैराग्राफ में हम केरला के सी एरिया की बात करेंगे। तो सी एरिया में जो मछुआरे होते हैं वो मछलियां पकड़ते हैं। तो केरला के भी इस सी एरिया में जो मछुआरे हैं वो मछली पकड़ने के लिए जिन फिशिंग नेट्स का यूज करते हैं वो फिशिंग नेट्स बिल्कुल सेम चाइनीज फिशिंग नेट्स की तरह दिखती हैं। एंड इन फिशिंग नेट्स को केरला में चीना वाला कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है। इसके अलावा केरला में जो बर्तन फ्राई करने के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे फ्राई वगैरह, कोई तलने वगैरह के लिए यूज किए जाते हैं बर्तन, उनको कहा जाता था चीना चट्टी। ठीक है। क्या कहा जाता था? चीना चट्टी। तो क्वेश्चन आ जाएगा, या तो ये पूछ लेगा एग्जामिनर कि चीना वाला क्या है या फिशिंग नेट को क्या कहा जाता है। एंड आप देखना कि आपको चीना चट्टी एंड चीना वाला दोनों ही ऑप्शन देखने को मिलेंगे, और ये ऑप्शन इसलिए मिलेंगे ताकि एग्जामिनर को पता है, कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसको ध्यान रखना। चीना चट्टी क्या है? चीना चट्टी इज यूज्ड फॉर यूटेंसिल्स एंड वो बर्तन जिनमें फ्राई किया जाता था, एंड चीना वाला यूज्ड फॉर फिशिंग नेट्स। ठीक है। इसके अलावा ये माना जाता है कि दोनों ही वर्ड में, जैसे चीना वाला, चीना चट्टी, दोनों ही वर्ड में चीन जो वर्ड है ये चाइना से आया होगा। सो हम कह सकते हैं कि केरला से ट्रेडिंग होती होगी चाइना में, तो यहाँ से जो है स्पाइसेस वगैरह भिजवाई जाती होंगी चाइना में। इसके अलावा अगर केरला के क्लाइमेट एंड लैंड की बात करें तो यहाँ की लैंड बहुत फर्टाइल है, क्लाइमेट बहुत ही सूटेबल है फॉर ग्रोइंग द राइस। चावल यहाँ पर मेजॉरिटी में ग्रो किए जाते हैं, यहाँ के लोग चावल खाते हैं, इनका स्टेपल फूड है। इसके अलावा फिश एंड वेजिटेबल्स भी खाते हैं। केरला में ओनम एक फेस्टिवल, एक त्योहार है जो सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, यहाँ से शॉर्ट एक क्वेश्चन आता ही आता है कि कौन से प्लेस में कौन सा फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन डांस का भी बनता है। ठीक है। तो ये भी पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना कि कौन से प्लेस का कौन सा फोक डांस है, नाम याद रखना सबका। अब ओनम फेस्टिवल में क्या होती है? बोट रेस होती है। तो बोट रेस का ही यहाँ पर एक आपके सामने पिक्चर दिखाया है। अगर हम केरला लद्दाख दोनों एरिया की बात करें
तो दोनों एरिया में हमें डिफरेंट ज्योग्राफिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो दोनों ही एरिया में हमें सिमिलर कल्चरल इन्फ्लुएंस देखने को मिलते हैं। कैसे? क्योंकि दोनों ही एरिया में हम ये देखते हैं कि चाइनीज एंड अरब ट्रेडर्स आए एंड इनका चाइनीज का अरब ट्रेडर्स का अच्छा खासा इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है। सो इट वॉज द ज्योग्राफी ऑफ केरला विच अलाउड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ स्पाइसेस। केरला का जो ज्योग्राफिकल एरिया है या जो क्लाइमेटिक यहाँ की कंडीशन है वो स्पाइसेस के लिए बिल्कुल सूटेबल है, राइस के लिए बिल्कुल सूटेबल है। The spatial geographical location of Ladakh and its wool that drew traders to these regions। इसके अलावा लद्दाख में वूल मिलती हैं। सो कहने का मतलब है कि जो ट्रेडर्स हैं, चाइनीज ट्रेडर्स, अरब ट्रेडर्स, ये केरला एंड लद्दाख की तरफ इसलिए अट्रैक्टेड हुए थे, केरला में स्पाइसेस एंड लद्दाख में वूल मिलती हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी है, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी आर ऑफन टाइड इन कल्चर लाइफ ऑफ अ रीजन। एक रीजन के, एक एरिया के कल्चरल लाइफ को बांध के रखती हैं। ठीक है। द इन्फ्लुएंस ऑफ डाइवर्स कल्चर इज नॉट मयरली अ थिंग ऑफ पास्ट, कि सिर्फ पास्ट में ही डाइवर्स कल्चर का इन्फ्लुएंस हमें देखने को नहीं मिलता, बल्कि प्रेजेंट डे की बात करें तो डाइवर्स कल्चर का जो इन्फ्लुएंस है वो हमें आज भी देखने को मिलता है। आज भी लोग एक जगह से दूसरी जगह काम के सर्च में या और बहुत सारे रीजंस की वजह से एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। एंड हर लोग जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, नए प्लेस में सेटलमेंट करते हैं, वो अपने साथ अपना कल्चरल ट्रेडिशन भी लेकर जाते हैं। एंड जिन प्लेसेस में, जिन नए जगहों पर जाकर वो रहने लगते हैं, वहाँ पर धीरे धीरे वो उन चीज़ों को, उन आदतों को या उन एरिया के कल्चर को भी अपनाने लगते हैं। तो इसीलिए हमें कल्चर का एक मिक्सचर देखने को मिलता है। सिमिलरली हम अपने नेबरहुड में अलग अलग कम्युनिटी के लोगों के साथ रहते हैं, अलग बैकग्राउंड के लोगों के साथ रहते हैं, फिर भी हमें ये देखने को मिलता है कि हम लोग बहुत ही पीस एंड हार्मनी के साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। इसके अलावा हियर स्टोरीज अबाउट ईच अदर्स लाइफ, एक दूसरे की जिंदगी के बारे में कहानियाँ सुनते हैं, बातें सुनते हैं, एक दूसरे के कस्टम, एक दूसरे के ट्रेडिशंस को हम शेयर करते हैं। तो इससे होता क्या है? इससे होता ये है कि हमारे देश में जो ये डाइवर्सिटी है ना, ये हम लोगों की ज़िंदगी में एक एनरिचमेंट प्रोवाइड करती है। हमें एक दूसरे के कल्चर, कस्टम, ट्रेडिशंस के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो यही एक खूबसूरती है डाइवर्सिटी की। अब जो नेक्स्ट पार्ट है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे एंड इस चैप्टर को फिर हम 4th पार्ट में बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। आप मेरे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। थैंक यू सो मच।